डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आ हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट, a history of treatment for diagnosis of the mental illness. So if we talk about the history of treatment for mental illness reveals the role social values play in medical response to problematic behavior. So if we talk about the history of treatment, तो हमारे पास काफ़ी we can talk about the pre-scientific era, the rise and decline of the moral treatment, the remedicalization, the anti-psychiatric critics, and the deinstitutionalization. So we will discuss one by one in detail. So before scientific era, अच्छा अगर हम आपसे पहले साइंटिफिक एरा की बात करते हैं तो उसमें लोग मेंटल इलनेस को कैसे लेते थे? लोग उसमें मेंटल इलनेस को एज अ डेविएंट बिहेवियर लेते थे। मीन वो ये सोचते थे कि अगर कोई पर्सन एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है तो इस वजह से बिहेव कर रहा है कि उसके ऊपर कोई बैड उम्मीद है या किसी चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी किसी के बैड फीलिंग की वजह से या बैड उम्मीद की वजह से वो इस तरह का काम कर रहा है। अदरवाइज एक गुड पर्सन जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकता, और ये उसको उसकी सिंस की पनिशमेंट दी जा रही है जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये उन लोगों का बिफोर साइंटिफिक एरा ये कंसेप्ट था रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। तो अब वो बिकॉज वो इसको कंसिडर करते थे एज अ सिन पनिशमेंट, तो वो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ से कराते थे? वो कराते थे रिलीजियस लोगों से, उनके पास जाते थे, वो उसको ट्रीट करते थे, उनके सर्टेन एक्सपेक्ट्स होते थे जिससे वो उनको ट्रीट किया करते थे। समटाइम वो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करते थे। एक बड़ा उनका एक तरीका था कि स्कल के अंदर थोड़ा सा होल करके कोई ब्लड ड्रेन करते थे और कहते थे बाय डूइंग दिस थिंग हम जो है इसको क्लीन करें फ्रॉम सम किसी की बैड उमेन से। सो वो इसको एक नॉर्मल बिहेवियर के तौर पे नहीं लेते थे। नॉर्मलाइजिंग मेंटल इलनेस एज एसेंट्रिसिटी, कंसिडरिंग मेंटल इलनेस एज अ पनिशमेंट ऑफ सिन, यानी कि आपकी किसी बुरे काम की वजह से आपको सजा दी गई है, आपका जो बिहेवियर है इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन और एक गुड पर्सन जो है वो इस तरह बिहेव नहीं कर सकता। सो ट्रीटमेंट बाय रिलीजियस अथॉरिटीज, कैपिटलिज्म एंड आर्म हाउसेस। अच्छा, ये जो उनकी रिलीजियस अथॉरिटीज से ट्रीटमेंट थी वो काफ़ी अर्सा चलती रही अनटिल अनलेस कैपिटलिज्म नहीं का एक एरा नहीं आ गया। कैपिटलिज्म में ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों को है बहुत ज़्यादा जो है एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आ गया। तो उसमें ये था कि लोगों का जो एबनॉर्मल बिहेवियर था वो उस तरह से बेरेबल नहीं था। तो उसमें जो बहुत से रिलीजियस एक्सपेक्ट थे अब वो सोशल कल्चर के अंदर ज़्यादा एम्बेड हो रहे थे। उसके साथ ही कुछ और कंसेप्ट हुए आर्म्स हाउसेस की को उन्होंने डिस्कवर किया, उनको बनाया। उसमें यह था कि बहुत से लोग जो कि मेंटल इलनेस से डील कर रहे थे उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती थी। फिर इसके बाद हमारे पास एक और एरा आया जिसको हम कहते हैं राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द मॉरल ट्रीटमेंट। ये टिल 17th सेंचुरी में था। इसमें यह था कि उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्सन नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे, अगर उनका बिहेवियर डेविएंट है तो हम उनको एज अ पनिशमेंट के तौर पे नहीं लेंगे, बट वी कैन ट्रीट देम विद सम मॉरल ट्रीटमेंट। हम उनको मॉरल ट्रीटमेंट देंगे बाय हम उनको काइंडनेस शो करेंगे, हम उनको सेंसिटिविटी के साथ डील करेंगे ताकि हम उनका जो इलनेस है उसको ठीक कर सकें। सो ट्रीटमेंट, मॉरल ट्रीटमेंट थ्रू काइंडनेस एंड सेंसिटिविटी, इंक्रीजिंग डॉक्टर कंट्रोल एंड ग्रेट कन्फाइनमेंट। अच्छा, अब जो राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है ये बहुत पॉपुलर हुआ और इससे बहुत से लोग क्योर भी हुए। बट बिकॉज क्योंकि ये जो मॉरल ट्रीटमेंट था ये इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे, मेडिकल वर्ड्स यूज़ करते थे, ये क्योर को यूज़ करते थे कि हम इलनेस को क्योर करें। तो इसको लेके मेडिकल साइड पे बहुत डिबेट हुई। दे थॉट कि अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने किसी को काइंडनेस शो करनी है, अपना उनके साथ सिंपैथी शो करनी है, तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है एंड दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड पीपल इन डूइंग दिस। सो इसके साथ ही इसका डिक्लाइन आ गया और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो उसके ऊपर उसने उसकी प्लेस ले ली कि जी हम जो है इस मेंटल इलनेस को मेडिकली ट्रीट करेंगे रादर देन बाय गिविंग देम द मॉरल ट्रीटमेंट। फिर एक और थ्योरी स्टार्ट हुई, दैट इज वो गिवन बाय फ्रेड ने दी ये थ्योरी। उसने कहा जी साइकोएनालिसिस। उसका ये कंसेप्ट था कि अगर एक पर्सन जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, डेविएट उसका बिहेवियर है, तो ये उसके चाइल्डहुड डेवलपमेंट से स्टार्ट होता है। बिकॉज आप अगर चाइल्डहुड डेवलपमेंट देखें तो उसके डिफरेंट फेजेस हैं और हर फेज के अंदर जो है ह्यूमन की डेवलपमेंट डिफरेंट है। अगर वहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम हुआ, आप डेवलपमेंट उस तरह से नहीं कर सके, तो वो आगे जाके आपके इलनेस में काज करता है। बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग, ये बहुत एक्सपेंसिव था। तो जब लोगों ने ये देखा इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, उसके अल्टरनेटिवली आपके पास फिजिकल इंटरवेंशन
अवेलेबल है और आप फिजिकली किसी को बहुत चीपली ट्रीट कर सकते हैं, तो लोगों ने इस मॉडल को नहीं इतना यूज़ किया और फिजिकल इंटरवेंशन की तरफ अपने आप को लेके गए. सो व्हाट्स दिस? Psychoanalysis increasing emphasize emotional roots of mental illness, supported male supremacy, higher cost of psychoanalysis lead to cheaper physical interventions. अच्छा, इसमें फ्रॉड ने ये भी कहा कि मेल सुप्रीमेसी जो है हमारे सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है. सो अगर आप देखते हैं किसी फीमेल का डेविएंट बिहेवियर, तो इस वजह से है कि वो सफ़र कर रही होती है मेल सुप्रीमेसी की वजह से. दैट्स वाई उसका बिहेवियर डेविएंट होता है. उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो फीमेल है शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर. सो उसके बाद एक जो गूफमैन थे, उन्होंने एक और थ्योरी दी द एंटी साइकेट्रिक क्रिटिक्स के नाम से. उन्होंने कहा जी मेंटल हॉस्पिटल्स एज टोटल इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, पेशेंट्स बिकम व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ देम, mortification, self-image is damaged and replaced by institutional life, role of patient as a master status and depersonalization. अच्छा, उन्होंने यह कहा कि अगर आप किसी को इंस्टीट्यूट में डालते हैं, यानी कि अगर आप सोसाइटी किसी पेशेंट को लेबल करती है एज अ मेंटल इलनेस, एज अ मेंटल डिसऑर्डर, तो वो पर्सन ऑब्वियसली उसके ऊपर वो लेबल होता है तो उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है. और अगर आप किसी को इंस्टीट्यूट के अंदर डालते हैं तो उसकी जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है. वो वहाँ पे एज अ बिहेव करता है, एज अ पेशेंट बिहेव करता है. उसका जो नॉर्मल रोल है सोसाइटी के अंदर वो नहीं रहता. वो फादर के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता, वो ब्रदर के तौर पे बिहेव नहीं कर सकता, वो एज अ हस्बैंड नहीं बिहेव कर सकता, एज अ फ्रेंड नहीं बिहेव कर सकता. वो सिर्फ उस तरह से बिहेवियर शो करेगा जो कि इंस्टीट्यूशन ने उसको दिया हुआ है. वो सिर्फ पेशेंट का बिहेवियर शो करेगा, उसकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी उसमें ख़त्म हो जाएगी. ये गूफमैन का कंसेप्ट था. उसके बाद जी एक और कंसेप्ट आया जी डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कुछ ऐसी ड्रग्स इंट्रोड्यूस की जिसके थ्रू वो मेडिकल जो मेंटल इलनेस है उसको ट्रीट कर सकते थे. जब उन्होंने कहा जी जब हम इसको ट्रीट कर सकते हैं तो उसका क्या ज़रूरत है कि हम किसी को इंस्टीट्यूशन के अंदर भेजें, हम उनको ऑलरेडी इस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं. अब ये उसका ये फ़ायदा था कि कुछ फाइनेंशियल चेंजेस भी थी, कुछ पब्लिक बेनिफिट प्रोग्राम भी थे, उसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स थे, कुछ बुरे इफेक्ट थे, और आपको न्यू मेडिकेशन मिल रही थी और इंडिविजुअलिज्म का भी एक कंसेप्ट आया था. बट अगेन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आया इसके साथ ही कि आप ड्रग्स के थ्रू, सिंपल ड्रग्स के थ्रू उसको ट्रीट नहीं कर सकते. यू नीड अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोसिस. उसके बाद इन 20th सेंचुरी के अंदर रीमेडिकलाइजेशन का कंसेप्ट आया जो कि इवॉल्व हुआ 1980s के अंदर, जिसमें कहा गया कि मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक बिलीव्स मेंटल इलनेस इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम despite of the weakness of the correlational data. So idea is pushed by doctors, the media and the pharmaceutical. यानी दोबारा से जो है रीमेडिकलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया. आपने दोबारा से मेंटल हॉस्पिटल्स क्रिएट किए गए, मेंटल असाइलम्स क्रिएट किए गए जिसमें लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट हो गई और उनको प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स, और डॉक्टर जिस तरह से प्रिस्क्राइब कर रहे थे उनकी ट्रीटमेंट उस तरह से कंटिन्यू हुई. तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट है जो साइंटिफिक एरिया से स्टार्ट हुई और टिल 20th सेंचुरी तक आ गई, और इसके अंदर सर्टन चेंजेस आए विद द पैसेज ऑफ टाइम. और एंड में हमने रीमेडिकलाइजेशन पे आके इसको स्टॉप किया कि मेंटल इलनेस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग ड्रग्स, बाय गिविंग psychotherapy, and by eradicating the other root cause of the disease. Thank you very much, students.